कोई जगह नहीं होगा। पार्टी तय करेगी, हाईकमांड तय करेगा कब क्या करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया जा रहा। कई बार समय लगाना भी अपने आप में एक के लिए आप लोग समिति की बैठक में अपने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस विषय पर भी हुई। संगठन में विशेष तौर से जो कांग्रेस के संगठन की संरचना हुआ करती थी, जहां डीसीसी प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रहा करती थी, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं और जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे कमेटियां हैं, जो अध्यक्ष हैं और पूरी कमेटी है, उनको उनकी जिम्मेदारी भी बढ़े, उनकी भूमिका भी बढ़े और उनके अधिकार भी बढ़े। ऐसा दृष्टिकोण कांग्रेस कार्य कमेटी की कल की बैठक में और जो हमारा प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के माध्यम से उसकी चर्चा में ऐसा दृष्टिकोण निकल के पार्टी का आया। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, अब इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मंथन से निकलेगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के इस अधिवेशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसलिए भी इस अधिवेशन पर सबकी निगाहें थी क्योंकि कांग्रेस जो कि इस देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, और अगर आप हरियाणा की भी बात करें, हरियाणा की भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। और कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, ये प्रश्न अभी सबके जहन में है। लेकिन इस अधिवेशन में जिन विषयों का जिक्र हुआ है या जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उसके मायने क्या हैं और क्या इन विषयों से या इन मुद्दों को उठाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, जी। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेनीवाल जी, आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, क्योंकि अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के जो हो रहा है, मुझे लगता है कि आप तक भी वो तमाम जानकारियां पहुंची होंगी, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जिसको मैं एक बार दोहरा देता हूं। मेरा प्रश्न भी उसी से जुड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना की बात यहां से हुई, उन्होंने ये भी कहा जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप कहीं ना कहीं एक तरीके से कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और असल लड़ाई ही यह है कि संविधान को बचाना है और इसी के जरिए कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लोगों के बीच में हमको ऐसे ही जाना है, ये आज राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या इन मुद्दों को उठाकर के आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होने वाली है? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन रहा, कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया 2 दिन का, और उसमें बहुत सारी चर्चाएं इन लोगों ने, लेकिन जितने भी बातों पर इन्होंने बात की, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे और किसी भी चीज को लेकर के इन्होंने बातें की हैं, अग्निवीर को लेकर के भी बातें, ये सारी बातें चुनावों में भी इन लोगों ने बहुत बखूबी तरीके से देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की। लेकिन देश की जनता ने इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया था। ये लोग अपने लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा परिवार कैसे बने, एक आदमी के लिए पीछे घूमते रहते हैं। सिर्फ राहुल गांधी, गांधी परिवार, राहुल गांधी तो इसलिए कहा गया क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम में वो है। गांधी परिवार को सुरक्षित रखना, गांधी परिवार कैसे आगे बढ़े, गांधी परिवार ही राजनीति कांग्रेस की इर्द गिर्द उसी के घूमती रहे, इस पर ही सारी चर्चाएं और सारा विराम आकर वहां पर लग जाता है। क्योंकि इनको देश की जनता से, अपने हरियाणा का भी नाम लिया, हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं। क्या अधिवेशन से हरियाणा में संगठन बना पाएंगे? क्या इस पर कोई चर्चा हुई हरियाणा को लेकर के? क्या अधिवेशन के बाद विपक्ष का नेता हरियाणा को मिल जाएगा? क्या इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए, इनको बातें करनी चाहिए थी। तो तीनों ही नेताओं की आपने बात सुनाई, कुमारी सैलजा की सुनाई, दोनों हुड्डाओं की बात सुनाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तीनों ने कहीं भी हरियाणा को लेकर के ऐसी सुचारू या फिर ऐसी सकारात्मक बात नहीं की कि जिससे हरियाणा के लिए आगे की राजनीति में इनका होगा। इनका आपस में ही द्वंद्व है, इनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की या मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। पहले ये आपसी जो लड़ाई है, जो आपसी रंजिश है, जो आपसी द्वंद्व कांग्रेस के अंदर बना हुआ है, जो गुट बने हुए हैं, मैं हरियाणा की ही बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग है, शैलजा सुरजेवाला का गुट अलग है, बीरेंद्र सिंह डूमर खां आजकल एक नए आ गए हैं। तो इन सब जो गुट हैं, इनसे कैसे निजात ये लोग पा पाएंगे? क्या इन पर इन्होंने बातचीत की? क्या कांग्रेस को अपना जो हरियाणा के अंदर विपक्ष का नेता जो बहुत लंबे समय से लंबित है,
2 सेशन भी जा चुके हैं, उसके बावजूद ये अपना नहीं बना पाए। क्या वो अधिवेशन के बाद वो मिल जाएगा क्या? ठीक है, ये तो प्रश्न है। मुझे लगता है कि बेनीवाल जी ये प्रश्न तो ठीक है, मुझे लगता है ये प्रश्न तो मैं भी अभी गर्ग साहब से पूछूंगा ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जिन विषयों का जिक्र हुआ, आपने कहा ना कि भाई देखिए ये सारे विषय लेकर के ये चुनावों में गए और उसके बाद जनता ने इनको नकारा, लेकिन उतना ही सच ये भी तो है ना कि भाई आपको भी तो उसका नुकसान हुआ ना। आप पूर्ण बहुमत से तो चूके, आप 17 में और 19 के अंदर हम लोग 14 में और 19 में हमने देखा कि आपने तो मैंडेट लिया ना लोकसभा चुनावों के अंदर, लेकिन फिर आप जब 24 में जाते हैं तो आपको फिर डेंट लगा, और उसमें संविधान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था जिसको आज दोहरा रहे थे राहुल गांधी। तो ये आप लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि एक चुनौती तो है कम से कम। देखिए आयुष जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि इन्होंने, मैंने भी यही शब्द यूज किए कि इन्होंने हर देश की जनता को, हरियाणा की जनता को बरगलाने की कोशिश की, और ये 99 सीट तक पहुंचे लोकसभा के अंदर। मैं मना नहीं कर रहा, हरियाणा में भी 5 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इससे ये है कि इन्होंने जो बातें कही देश की जनता के सामने, वो देश की जनता देख चुकी है कि कैसे इन्होंने संविधान की पुस्तिकाएं हाथ में लेकर के, कैसे भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ निर्मित संविधान है उसके लिए देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की। ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, ये कहा था कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर से आरक्षण खत्म कर देना चाहिए सही समय आने पर। और मैं पहले भी कहता था कि सही समय वो होगा जब राहुल गांधी की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार देश के अंदर बनेगी, लेकिन देश की जनता ऐसे कतई नहीं होने देगी कि हमारे नहीं, देश वो तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो जातिगत जनगणना के लिए तो कानून भी बना देंगे कि भाई ये तो होनी चाहिए, कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उसका अधिकार उतना मिलना चाहिए। वो तो आज यहां तक भी उन्होंने कहा कि वो तो अगर उनकी मेजॉरिटी की सरकार आ गई या कांग्रेस पार्टी की भी सरकार आई तो वो इसके लिए बाकायदा कानून बनाएंगे। आयुष जी, इनकी जो जातियों में बांटकर, देश को जातियों में बांटकर, प्रदेशों को जातियों में बांटकर जो राजनीतिक इनकी रोटियां सेकते थे, वो आज मोदी जी ने बिल्कुल बंद कर दिए। मोदी जी ने कहा है कि सिर्फ 4 ही जातियां हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिलाएं, उसमें सभी आ जाते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एससी से है, बीसी से है, जनरल कैटेगरी से, सभी उसमें आ जाते हैं। आज उन दुकानों को, जो इनकी सोच थी, उसको देश से खत्म कर दिया है। उसके बावजूद ये लोग वापस से वही जातियों का जहर घोलना चाहते हैं देश के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि ये जाति की बात करके तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है गर्ग साहब जी, गर्ग साहब, ये राष्ट्रीय अधिवेशन था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि अब एक बीजेपी और आरएसएस सेंट्रिक हो गया? भाई अधिवेशन इसलिए था कि कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, लेकिन आरएसएस की बात होने लगी, बीजेपी की, संविधान, आरक्षण, इन विषयों का जिक्र होने लगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे होगी, ये तो मुझे लग रहा है कि कहीं सेकंड लाइन में चला गया। तो फिर इस अधिवेशन से क्या निकला गर्ग साहब? ऐसा नहीं आयुष जी, बिल्कुल संगठन पर बात हुई, मजबूती की बात हुई, और यहां तक कि जो आपने कहा भाई ये और मुद्दे पे भी चली गई, जाना जरूरी है। अगर हम सारे मुद्दे टच नहीं करेंगे, किस प्रकार ये सरकार व्यापारी, किसान, कर्मचारी, दलितों का शोषण कर रही है, या आरक्षण की बात है, या अग्निवीर की बात है, जब हम सारे मुद्दे को टच नहीं करेंगे तो कांग्रेस नेता क्या संदेश लेकर जाए? पूरे देश के हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता गए हुए थे, जब भी जाके अपनी स्टेट के अंदर भी बात रखेंगे। संगठन पहले, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन की जो बात है, हमने बेखूबी से अपने घर के जी ने कहा जल्दी से जल्दी संगठन, मजबूत से मजबूत संगठन बनाइए, जिला स्तर पर खड़ा कीजिए और जिला स्तर के ऊपर पूरा अधिकार दीजिए। यहाँ तक की बात लगातार चल भी रही है, अधिवेशन के अंदर भी ये बात दोहराई गई है। और दूसरी नहीं, लेकिन ये प्रश्न ज्यादा उठे ना गर्ग साहब, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ठीक है, ये राजनीतिक तौर पर या जब चुनावी रैलियां आप लोग करते हैं या कहीं अगर आप लोग जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां तो ये सारी बातें जायज हैं, आप लोग विपक्ष में उठाइए। लेकिन जब आप अधिवेशन करते हैं तो पार्टी को मजबूत कैसे करना है उसकी रणनीति पर चर्चा होती है ना। तब संगठन कैसे मजबूत करेंगे ये तो दिख ही नहीं रहा ना। और अगर दिख रहा तो बताइए हरियाणा में उसका क्या जिस्ट निकला है? हरियाणा में कैसे करेंगे संगठन मजबूत, कैसे जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे, कैसे सीएलपी बनेगा? ये प्रश्न तो आज भी बरकरार है, उस पर आपका कोई नेता नहीं बोल रहा। देखिए, ये कोई स्टेट का सम्मेलन था क्या? अरे सारे स्टेट का था ना गर्ग साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं हरियाणा के नेता तो बताते कम से कम। भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं बोला, दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, लेकिन उन्होंने उसमें भी ये नहीं बताया हरियाणा में मजबूत कैसे करेंगे, बताइए। देखिए, आपके चैनल पे मैं सुन रहा था दीपेंद्र जी को, उन्होंने स्पष्ट किया भी पहले जो जिला स्तर के ऊपर जो हमारे प्रधान होते थे, इकाइयां होती थी, उसी तरह मजबूती के साथ हम किसको खड़ा करने जा रहे हैं। और क्या पता होता है,
यही बताना कैसे? होता मैं है। नहीं गर्ग साहब, ये बातें तो आप लोग कह ही रहे हैं, बराबर कह रहे हैं ना। कैसे करेंगे, मेरा प्रश्न ये है। ये तो मैं भी सुन रहा हूं, ये तो आप भी कहते हैं कि हम मजबूत करेंगे, हम खड़ा करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है आज तक। वो कैसे होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं बिहार, एक मिनट मेरी शांति सुन लीजिए। सिस्टम क्या बनेगा? जो मेरी मीटिंग 2-3 बार हुई है, केंद्र के नेताओं से भी हुई और हमारे प्रभारी के साथ भी हुई, 1-to-1 भी हुआ। उनका हमने जो सुझाव दिए, हमने ये बताया कि संगठन नीचे से ऊपर तक लेके जाइए। जो ऊपर का संगठन बन गया, नीचे के नहीं बना, कोई फायदा नहीं। उन्होंने इस बात को ही माना, ये बिल्कुल सही बात है। तो नीचे से ऊपर बनेगा तो अधिकार दीजिए। जिला का जो प्रधान होगा उसके ऊपर थोपिए ना, जिले के प्रधान को अपनी इकाई बनाने का राइट दीजिए। कोई आदमी आपने और एडजस्ट करवाना हो, आप नाम दे सकते हो। ये नहीं, मान लो जिला प्रधान तो कोई बना दिया, उसके ऊपर लगाम कोई और कस दी, उसका तालमेल ना बैठे, उप प्रधान के साथ, महासचिव के साथ, कैशियर के साथ गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसको सेल्फ बॉडी बनाने का अधिकार दीजिए। और ये जो बात होने जा रही है कांग्रेस पार्टी में, यही बात होने जा रही है कि जो ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे या शहरी अध्यक्ष बनेंगे या जिला के अध्यक्ष बनेंगे, जो कमेटियां बनेगी लोकल स्तर के जो नेता है उनके तालमेल के साथ बनेगी। और वहां ऊपर जाके उसकी परमिशन लेनी पड़ी तो परमिशन भी लेंगे, इसमें कोई दो नहीं। इसी प्रकार स्टेट बॉडी का संगठन बनेगा। इसी प्रकार सीएलपी नेता जो हमारे बाकी है, वो ऊपर से आदेश आना है। यहाँ विधायकों ने लिख के दे दिया कि केंद्र जो है, जो भी सेंटर बॉडी फैसला करेगी, हमें मंजूर है, किसी को भी सीएलपी बनाइए। और सीएलपी का जो बनाना है, ऊपर जो हमारी केंद्र की बॉडी ने वो सीएलपी बनाना है। अब आपने कहा कि मुद्दे, इसके अलावा और मुद्दे उठे, और मुद्दे उठा, अग्निवीर का उठा, क्यों नहीं उठाए? आप ये बताए, कच्ची नौकरी फौजों के अंदर जो जवान युवा देश के लिए लड़ता है, देश की सीमाओं पे रक्षा करता है, आज उसका कोई हत्या हो जाए तो शहीद हो जाए, क्या मिलता बताइए? 4 साल के अंदर कच्ची नौकरी ले दी, अग्निवीर नाम दे दिया। वो एक लड़का शहीद हुआ, मैं वो नाम भी दे सकता हूं, मगर उसका परिवार उसके मुआवजे के लिए मांग कर रहा है, कोई सुनाई नहीं है। ना मुआवजे की कोई प्राविधान रखा है, ना शहीद का कोई दर्जा है। नहीं गर्ग साहब, ये प्रश्न इसके पहले वाले सेशन में संसद के अंदर उठा था और राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा स्पष्टीकरण भी दिया और नाम के साथ उन्होंने बताया शहीद का दर्जा और मुआवजा दोनों मिला है। ये मिसकम्युनिकेशन है और उनके परिवार ने बाद में आकर के ये बात खुद भी स्वीकार भी करी है। तो ये विषय मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आज ही तसल्ली करी है। जिस लड़के का नाम बता रहा हूं मैं, लड़का का नाम मेरे पास है, अग्निवीर का, उसका जो मेरे पास जिक्र आया था, उसका नाम ही दे देता हूँ। जी आप बता दीजिएगा, लेकिन मैंने आपको इसीलिए कोट कर दिया क्योंकि रक्षा मंत्री अगर देश के कह रहे हैं और सदन के अंदर कह रहे हैं तो इतना भरोसा रखना चाहिए ना कि सदन के पटल पे कोई भी बात कही जा रही है तो वो जाती है, वो एविडेंस है, वो डॉक्यूमेंटेड होती है। सदन की बात ले लीजिए आप, लोकसभा के अंदर एक बार नहीं 4 बार बिल पास किया, बजट के अंदर प्रावधान रख दिया, इतना बजट रख दिया है, हिसार से अगरवा सरसा फतेहबाद लाइन से जोड़ेंगे 93 किलोमीटर। 4 बार बजट के अंदर पास होने के बावजूद आज तक उसकी सर्वे तक नहीं हुई। बताओ क्या करोगे आप? किस पर भरोसा करोगे? ये कहते हैं महंगाई दूर करेंगे, काम एग्जीक्यूट ना होना वो एक अलग विषय है, लेकिन गलत जानकारी नहीं दी गई ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सर वहां पे बजट एलोकेट किया गया और वो बजट आया नहीं। अब वो हुआ नहीं, किस वजह से नहीं हुआ, ये एक प्रश्न हो सकता है। अब इसी तरह से आप ये कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा दे रहे हैं, शहीद का दर्जा दिया है और मुआवजा भी मिला है। मैं देखो, मेरे पास जो नाम आया मैं उसका नाम ही मैंने लिखा भी था अभी, उसको शहीद का दर्जा की बात तो है, इसके अंदर अजय कुमार है, अजय कुमार लड़का है, उसको उसका अंदर वो सुरंग के अंदर वो मर गया था, शहीद हो गया था, उसको परिवार को मुआवजा नहीं मिला। वो आप जाके नेट के ऊपर भी चेक कर सकते हो, नेट के ऊपर भी उसको आया हुआ है। उसके परिवार ने मांग भी की हुई है। कब की है ये स्टोरी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। वो राजनाथ सिंह जी ने उसको क्लियर किया, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एक बार फैक्ट्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उससे आगे बढ़ते हैं। मैं चेक करके आपका भेज दूंगा चेक करके। मगर जहां तक आपने बार बार बात करी, मैं कहता हूँ सरकार जो है, सरकार तो क्या कुछ भी बात बोल दे, सरकार तो आम जनता की आवाज दबाने की में लगी हुई है।
जहाँ संविधान की बात आती है, ये संविधान को मानती है क्या? आप बता दो, किसकी आवाज नहीं दबाई? कोई भी सरकार के खिलाफ बोले, उनकी गर्दन पकड़े, उनको ऊपर रगड़ना काम करती है। हर रोज नए नए कानून बनाकर टैक्स पे नहीं, टैक्स ये तो लगा गलत रही बात है है। गर्ग साहब। रोज ही तो आप तो रोज चर्चा में आते हैं, रोज बोलते हैं बेनीवाल जी को। कौन आपका गला दबा रहा है? और सब तो बातें आप कहते ही हैं। राहुल गांधी को जो बात बोलनी है, राहुल गांधी रोज हर बात को कहते ही हैं। राहुल गांधी जी बात ना करिए, मेरी बात ना की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, रोज नए टैक्स नहीं लग रहे? नए नए कानून बनाकर आज व्यापारी को 3 साल की सजा का कानून नहीं बनाया। 3 दिन से व्यापारी हड़ताल पे बैठे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जो गलत जिस पर लोगों को ऐतराज है, उस पर विरोध भी हो रहा है। तो लोकतंत्र में तो ये होता ही रहा है ना। उसमें ये कहना कि गलत। भाई मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के समय में क्या विरोध प्रदर्शन नहीं हुए? कौन सा है बता दो। अरे कोई एक वर्ग और कोई एक विभाग और कोई एक कर्मचारी बता दीजिए कि कभी ना बैठा हो। मैं बता दूं, आप 10 साल में देख लो, 10 साल के है ना, पूरा 10 साल किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, व्यापारी आंदोलन में लगा दिया। 10 साल आंदोलन में काट दी। नई सरकार बनी है, फिर आंदोलन। आज भी किसान सेक्रेटेरिएट पे, मिनी सेक्रेटेरिएट में धरने पर बैठे हैं। कोई मुआवजे के लिए बैठा है, कोई पानी के लिए। ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे उठाए जाने जरूरी थे, इसलिए अधिवेशन में ये मुद्दे उठे हैं। ठीक है रेडू साहब, उठने चाहिए, उठने भी चाहिए। नहीं बिल्कुल उठाइए, मुझे उस पर आपत्ति नहीं। मैं तो बस खाली ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके मायने क्या थे। ठीक है रेडू साहब, ये अधिवेशन कांग्रेस का जो राष्ट्रीय और उसमें जो मुद्दे उठे या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही जा रही थी, कैसे इसको आप देखते हैं? और खासतौर से अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संगठन कांग्रेस का या सीएलपी लीडर, क्या आपको लग रहा है इस अधिवेशन के बाद वो राह थोड़ी आसान हो जाएगी? आयुष जी, कांग्रेस ने एक बहुत लंबे विचार के बाद, मंथन के बाद, गुजरात की भूमि अहमदाबाद, महात्मा गांधी की स्थली पर यह रखा सम्मेलन। और उस सम्मेलन में के अंदर जो इनकी चर्चाएं हुई, जो राष्ट्रीय स्तर का CWC का सम्मेलन इनका था, और उसमें ज्यादातर जो बातें इनकी रखी गई, सिर्फ एक ही बात पर मैं तो ज्यादा कंसंट्रेशन इनका रहा वो मानता हूं, और वो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा है, हमारा था, और उसकी लेगेसी हमारी है। जो इनका खुद का लीडर है, इनके लीडरशिप में गृह मंत्री वो रहे हैं, कांग्रेस के शासन में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। जब उसके लिए भी ये कहना पड़ रहा है इनको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा था और उसकी लेगेसी हमारी है, तो कहां बची है कांग्रेस, जो अपने नेताओं के लिए ही तरस रही है? उनके नेताओं के लिए कहना पड़ रहा कि वो हमारा था। इसके ऊपर ज्यादातर मैं पढ़ रहा था इंग्लिश का पेपर, उसमें ज्यादातर यही जो दे रखा था खड़गे जी का स्टेटमेंट कि नहीं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा था, ज्यादातर से मैं इसके ऊपर निकला। और इसके अलावा इन्होंने संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, खास करके पार्टी की जब मीटिंग होती है, जो रैलियां होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, सभाएं होती है, उसमें पार्टी ये मुद्दे उठाती है, आज प्रदेश में किस प्रकार के मुद्दे हैं और हम किस प्रकार के मुद्दों को सॉल्व करेंगे यदि आप हमारे को सत्ता का मौका देते हो। हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, संविधान को बचाएंगे। ये आम सभाओं में, रैलियों में कहने की बातें होती है, पब्लिक के सामने कहने की बातें होती है। जब पार्टी के मेन लीडरशिप की मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं उस मीटिंग में यही मुद्दा होता है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे बनाया जाए। लेकिन इसके ऊपर इस कांग्रेस पार्टी ने उचित ही नहीं समझा, और जिस प्रकार से आपने ये बाइट सुनाई, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की सुनाने का काम किया, कुमारी शैलजा जी की बाइट आपने सुनाई, तो कुमारी शैलजा की बाइट को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने एक बात आज भी वही कही है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको पद देने का क्या औचित्य है, या जो केवल पद के लिए ही बैठे रहते हैं उनको पद देने का क्या लाभ है। यानी कि वही ढाक के 3 पात आफ्टर दिस अधिवेशन भी आज भी वही भाषा हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप की है, वही बोली है। और अभी बजरंग दास जी गर्ग भी कह रहे थे कि हम नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे संगठन को, क्योंकि ऊपर से नीचे तो आ चुका है और बिल्कुल वो कहते हैं ना, भीत के कड़ लग चुकी है, इनकी कमर लग चुकी है, नीचे और कहा जाएगा। तो अब तो ऊपर तो उठाना चाहिए आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को,
लेकिन उठा नहीं पाएंगे इस अधिवेशन से। तो लेकिन रेणु 1% साहब भी देखिए, गर्ग साहब संगठन बार बार में इस बात को कोई कहते हैं कि देखिए नहीं। बहुत सारे हमारे संगठन के ऐसे पद हैं या जो पोस्ट हैं उसको हमने ऑलरेडी बना रखा है और उसमें लोग हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, जिला प्रधान नहीं, उसको ही हमें बनाना है, और जो थोड़ी चीजें हैं जो कि चैलेंजिंग है उस पर भी लगातार उनका हाईकमान काम कर रहा है। तो इस बार ये होगा, जो नए इनके प्रभारी अभी इस समय हैं वो इसको करके जाएंगे, वो इस बात को बार बार इंश्योर करते हैं। अब अधिवेशन से क्या आपको लग रहा है कि उसको बल मिला? आयुष जी, बिल्कुल भी बल नहीं मिला। मैं जींद से आता हूं, मैं पूछना चाहता हूं हमारे भाई से, चलो जिला प्रधान नहीं बने, हल्का प्रधान कौन है? 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हल्का प्रधान आप बताने का काम करें। आपके हिसार में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, बजरंग दास जी हिसार से आते हैं, हिसार में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का आप हल्का प्रधान बताने का काम करें, ब्लॉक प्रधान बताने का काम करें, किसी शैल का कोई प्रेसिडेंट हो वो बताने का काम करे। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता को भ्रमित करके 11 साल 12 साल निकाल चुकी है, और आज सबसे बड़ा जो प्रदेश की जनता जो इनके प्रति गुस्से में है और उनको ठगा महसूस कर रही है प्रदेश की जनता, वो ये है कि 37 विधायक हमने दिए इनको, प्रदेश की जनता ने दिए, और आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, जो सरकार को घेरने का काम करके अपना लीडर ऑफ अपोजिशन 37 आदमियों में से एक को सिलेक्ट ये कर नहीं पा रहे हैं। 3 करोड़ में से कैसे आदमियों को सिलेक्ट कर लेंगे? जब 37 में से एक को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो इनका संगठन न बनेगा न बनने वाला है। और प्रदेश की जनता ने ये जान लिया है कि कांग्रेस के बल्ले कुछ। आपको भी आप भी ये मान रहे हैं कि इस अधिवेशन से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला है? डॉक्टर गुरमीत जी, आयुष यादव मिनट दूंगा, इन्होंने बात कही है। नहीं गर्ग साहब, ठीक है, नाम बता दे, मैं नाम बता देता हूँ। हिसार का जिला प्रभारी सांसद जयप्रकाश, जिला कन्वीनर बजरंग दास आपके सामने बैठा, महिला प्रधान संतोष दून हिसार जिले की, और युवा का केंद्र हमारा सारण। हिसार की तो बता दी, हिसार की तो मुझे पता था उनके फिंगर टिप पर होंगी, वो बता देंगे। ठीक है, वो सारे के हैं जो 11 साल पहले आपने बताया। ठीक है, चलिए अभी ठीक है, अभी गुरमीत जी का मैं रुक कर रहा हूं, मैं आता हूं, अभी आपके पास आता हूं। गुरमीत जी, ये अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हुआ? कुछ लब्बो लुआब इसका कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस पार्टी कुछ मजबूत होती हुई, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, हासिल होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। अभी तो इन्होंने एक अधिवेशन किया, इन्होंने इस बार पहले भी ये अनाउंसमेंट कर रखी है कि जी डीसीसी को हम मजबूत करेंगे, और 64 साल बाद लगभग ये मैंने पढ़ा कि गुजरात में जाके अधिवेशन किया है इन्होंने, और वो भी एक सिंबॉलिक बात है, क्योंकि गुजरात आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री या अमित शाह, जो 2 लोग सबसे पावरफुल माने जाते हैं बीजेपी में, उनका गढ़ है, वहीं से उनका उदय हुआ है। और सरदार पटेल की भी उन्होंने वहाँ काफी बात की है, जो वेन्यू था संभवतः उसका नाम भी वो था। तो ये और नाम जो रखा है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, इसमें संकल्प और समर्पण तक तो ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है ना संघर्ष, वो आने वाले समय में डिसाइड करेगा कि कांग्रेस कितना अपनी जो खोई हुई जमीन है, वो तो मानेंगे ही कि खोई हुई जमीन है। हरियाणा में चुनाव हार गए तीसरी बार, महाराष्ट्र में हार गए, तो वो तो पार्टी मानती ही है कि हम राज्यों में जो हमें डिफीट मिली है उसके बाद हम दोबारा से कोशिश करेंगे। अब वो संघर्ष, क्योंकि तो काफी समय से सत्ता से बाहर है, संघर्ष जब रिसोर्सेज कम हो तो मुश्किल होता है। जब एजेंसी, सरकारी तमाम एजेंसीज हैं, उनकी कांग्रेस शिकायत करती रहती है, कभी इलेक्शन में कर देती है कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो दुनिया भर के इशू है। बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रॉमिसिंग नेता थे, अगर अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता, जो हवा का रुख देखकर भारतीय जनता पार्टी की जाकर दामन वो थाम चुके हैं, उनमें से कुछ अच्छी पोजीशन में भी हैं। वो लोग आज कांग्रेस वाले चाहे कुछ कहें, लेकिन वो प्रॉमिसिंग नेताओं में थे, जिनके जो कांग्रेस का भविष्य माना जाते थे। तो आसान तो है नहीं डगर। अब अगर हम आज हरियाणा में बैठ के बात करें तो नेचुरली हरियाणा में, चाहे वो अभी नाम गिना रहे हैं, लेकिन ये तो वो भी मानेंगे कि इतने सालों में ढांचा नहीं बना प्रदेश संगठन का। वो ये भी मानेंगे कि तमाम माहौल के बावजूद बीजेपी उनके मुंह से या उनके हाथ से जीत छीन के ले गई तीसरी बार, इतने आत्मविश्वास के बावजूद। तो इसलिए कांग्रेस के सामने जो कड़ी चुनौती निश्चित ही है, और कांग्रेस का एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सिस्टम है काम का। और वैसे भी जब सितारा बुलंद होता है तो सारी चीजें वो मास्टर स्ट्रोक लगने लगते हैं, और जब सितारा डाउन होता है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको लगता है ये तो बहुत बड़ा भयंकर भूल हो गई, ब्लंडर हो गया।
तो एक तरफ ब्लंडर हो जाता, एक तरफ मास्टर स्ट्रोक हो जाता। लेकिन उसके बावजूद ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो कांग्रेस मुकाबला करने में, और खासतौर पे अगर हम हरियाणा में बैठ के बात करें तो हरियाणा में जो चुनाव पीछे गया उसमें कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की, ऐसी चूक की, चाहे वो आपसी गुटबाजी थी या अन्य थी, या चीजों को लाइटली लेना था, या ये मान के बैठ जाना था कि हमारी सरकार बन रही है, या माहौल की वजह से भ्रमित हो जाना था, या जो भी कारण आप कहें। ये बात तो सही है कि 5 साल के लिए वो फिर सत्ता से बाहर है, और पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में कोई पार्टी, और वो भी वो पार्टी जिसको 10 वर्ष पहले तक हरियाणा में कोई उस तरह से गंभीरता से नहीं लेता था, वो सेकंड वो थे, उन्होंने अपने पांव जमाए हैं। और अभी भी अगर हम कहें कोई इस प्रकार का संघर्ष, इस प्रकार का मुकाबला, चाहे विधानसभा में हो या विधानसभा से बाहर हो, वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब हर कितने सारे सेशन हो गए, उसमें वही तंज चला हुआ है, कौन विपक्ष का नेता है, अभी तक क्यों नहीं घोषणा हो पा रही, पहले जैसे मैंने बताया संगठन नहीं बना। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, केवल नाम रखने से तो होगा नहीं। न्याय पथ बहुत अच्छा नाम है, और वही मुद्दे अदानी अंबानी राहुल गांधी जी का रहता है, और संविधान वाला, और ये सारी चीजें लोकसभा में उठी भी थी, उनको लाभ भी हुआ संविधान वाले पे खास तौर पे। लेकिन सवाल है कि सड़कों पे जाके संघर्ष कितना होगा। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, वहां से अधिवेशन से सब लोग अपने अपने राज्यों में अब वापस जाएंगे। 170 लोग जो भी उसको अटेंड कर रहे थे, या 200 लोग जो इस अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी में या एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी में थे, वो जाकर कितना लोगों के बीच सड़कों पे उतरेंगे। समस्याएं तो देखिए लोगों की खत्म नहीं होती है। अगर विपक्ष चाहे, कोई भी सरकार हो, वो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाना, जितनी भी अपेक्षाएं हैं उनके लिए संभव नहीं रहता। तो विपक्ष के लिए गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को सड़कों पे उतरना पड़ता है, उनके साथ खड़े होना पड़ता है, अपनी उनका विश्वास जीतना पड़ता है, गंभीरता से काम करना पड़ता है। तब जाके वो फिर आपको जो फल है ना, जो आप बोते हैं और जो मेहनत करते हैं, जैसे किसान अपनी फसल तैयार करता है, राजनीति में भी ऐसे ही होता है। अच्छा गुरमीत जी, एक बात जो रेणु साहब ने जिस ओर इशारा किया, हालांकि उस पर तंज भी कस रहे थे अनिल विज की, वो बाइट हमने नहीं सुनाई, लेकिन बहुत कॉमन है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अब क्या उनको समझ में आ रहा है कि पटेल हमारे हैं, और अगर ऐसा था तो क्या वो मान रहे थे कि अभी जो गांधी नेहरू की जो लेगेसी वो लेकर के चल रहे थे वो गलत थी? कैसे देखिए, जहां तक पटेल, नेहरू या अंबेडकर, गांधी, ये जो बहसें होती है ना, इसमें देखिए ऐसा होता है, सब तरफ आंशिक सत्य होते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर भाषण का उल्लेख कर लें, अब जैसे उन्होंने पटेल का किसी एक भाषण का या किसी एक लेख का जिक्र किया है जिसमें पटेल ने नेहरू की तारीफ की है, ऐसे भी प्रसंग मिल जाएंगे इतिहास में से जहां पर आप पटेल और नेहरू के बीच में जो मतभेद था उसका जिक्र हो जाएगा। एक बार चुनाव होना था, जब अंतरिम सरकार बन रही थी उससे पहले, उस समय पटेल ने कैंडिडेचर भर दिया था, उसका कैंडिडेचर कैसे विड्रॉ हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी वाले वो कहानी सुनाते हैं। तो इतिहास में तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक हाथी अगर खड़ा है, उसको 7 अंधे अगर अलग अलग जगह से छूते हैं, तो कोई कहता है कि ये खंबा है, कोई कहता है ये रस्सी है, कोई कहता है ये कुछ है। तो वो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग समय पे अगर आप नजरिए पे रहेंगे तो आप पकड़ के इंटरप्रिटेशन उस तरह से कर सकते हैं। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि ये चीजें मैटर नहीं करती। जो खड़गे जी कह रहे हैं, पटेल का स्टेटमेंट या पटेल की बात जो उन्होंने कोट किया वो भी ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव में पटेल को बनने नहीं दिया क्योंकि पटेल प्रधानमंत्री हो सकते थे, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो दोनों पक्ष, देखिए लाइफ अपने आप में, ये कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आप कोई भी वो बातों उसमें विरोधाभास हो सकते हैं, एक समय पे किसी का एक स्टैंड हो सकता है, वो चाहे इतिहास के कोई भी पात्र को लेकर आप बैठ जाएं, लेकिन अब वो गड़े मुर्दे इतिहास से निकाल के कब तक आप लाएंगे? वो जो चीजें सेटल हो गई, अब ना नेहरू जी वापस आएंगे और बताएंगे कि भाई मैं पटेल का मित्र मानता था, ना पटेल जी आके बताएंगे कि नहीं नहीं ये बीजेपी वाले गलत कह रहे हैं, मेरे तो नेहरू बड़े छोटे भाई की तरह थे। ये सब होगा नहीं। अब अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि जिन चीजों से लोग आज परेशान, ठीक है इतिहास पढ़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, अतीत से हमें सबक भी लेने चाहिए, उस पर हमें गौरव भी करना चाहिए, तो वो सब चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि आज की जो समस्याएं हैं, अगर आज आपने जनता के बीच अपनी साख बनानी है तो आज जो समस्या, और जैसे मैंने कहा कि समस्याएं कोई समाप्त नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अलग अलग तरह के नहीं तो आप गुरमीत जी, आपका ये मानना है कि भाई कांग्रेस किस इंटेंसिटी के साथ इसको उठा पाती है? कांग्रेस को मैंने जैसे कहा कि वो जो न्याय पथ जो इन्होंने स्लोगन दिया है या जो नाम रखा था, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है संघर्ष, कितना संघर्ष वो मैं मानता हूं सबसे जरूरी। ठीक है, संघर्ष पर उसको फोकस करना होगा। ठीक है, बेनीवाल जी गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि भाई यही तो सबसे असल चीज है ना, कि जो विषय हैं या जो मुद्दे हैं हमको उन्हीं को तो पकड़ना है। हम कांग्रेस के अंदर चीजों को कैसे दुरुस्त करेंगे वो हम चर्चा कर ही रहे हैं,
लेकिन आपको डिफीट कैसे करना है उस पर भी चर्चा हमने की है, और इसलिए उसमें ये मुद्दे बड़े जरूरी हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। देखिए, मैं तो कांग्रेस का ही शुभचिंतक होकर ये बात कह रहा हूं। नायब सिंह सैनी जी भी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते कि भाई कांग्रेस को पहले आपसी द्वंद्व से जो है वो जूझ रही है कांग्रेस, उससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। जो कांग्रेस के अंदर रायता बना हुआ है अलग अलग गुटों का, उसको पहले समेटना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के वो कहीं जनता की बात उठा पाएंगे। जनता की बात तो वो जब उठाएंगे जब कुमारी शैलजा के दिमाग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिक्चर खत्म होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग से वो डर खत्म होगा कि मैं सीएलपी का लीडर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। 37 विधायक होने के बावजूद और हुड्डा के खेमे से ही आने वाले, उसके बावजूद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं बन पा रहे हैं तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अनादर कर रही है कांग्रेस। तो ये तमाम बातें हैं जिनसे पहले कांग्रेस को अपनी लड़ाइयों से पार आकर के बाहर, फिर जनता की जो बातें हैं जो इन्होंने अपने अधिवेशन में रखी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम ये लोग बनाना चाहते हैं, उसकी जो पोल है वो अभी गुरमीत सिंह जी ने खोली है कि वो लोग संघर्ष करना ही नहीं चाहते। इसमें यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाए। जो अभी माहौल जो 2024 में हमने देखा, कांग्रेस को लग रहा था कि 10 साल हमने सरकार चलाई थी तो हरियाणा की जनता ने हमें नकार दिया था, 10 साल बीजेपी की सरकार रह गई तो इनको भी नकार देंगे, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हावी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता थी और प्रो इनकम्बेंसी के साथ 48 सीटें देकर 47-48 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो ये जो चीजें हैं, कांग्रेस सिर्फ आराम प्रस्त होकर के इंतजार करती है समय का, लेकिन वो जो सही समय था जिसका राहुल गांधी इंतजार करते हैं कि सही समय आएगा, आरक्षण खत्म कर दूंगा, देश में से आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो सारी बातें अब नहीं होंगी। अब ये नया भारत है। मोदी जी ने भारत की जनता को बताया है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, विकसित हरियाणा होगा, उसकी नींव हम रख चुके हैं और उस पर ही अब बिल्डिंग बनाने का काम चालू है। तो जो इनके जो बातें हैं इनकी, चाहे वो आरक्षण के खिलाफ हो, चाहे इन्होंने वक्फ बिल के को नहीं मान रहे हैं, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय भी, क्रिश्चियन समाज भी, वो सारे के सारे आज वक्फ जो बिल आया है उस अधिवेशन, उस बिल का बहुत स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेताओं को वो चीजें पसंद नहीं है क्योंकि ये लोग विपक्ष में हैं, इसलिए इनको ऐसी बातें कहते हुए नजर आए कि भाई ऑर्गेनाइजर में तो आप लोगों ने कहीं ये भी लिख दिया है, तो राहुल गांधी ऐसा कह रहे थे कि अब क्रिश्चियंस ने जो इनके पास जो लैंड्स हैं, हो सकता है अब आप उस पर भी कोई कानून लाने वाले हो। बिल्कुल ऐसा राहुल गांधी जी जो झूठ बोलने की मशीन है, वो कुछ भी बोलेंगे। वो तो ऐसा भी कह रहे थे आलू काटेंगे सोना निकल जाएगा, तो उनकी बातों का भरोसा अब देश की जनता को नहीं है। वो कुछ भी झूठ बोलते हैं। अब हरियाणा की जनता या भारत देश की जनता वो इनके बरगलाने में नहीं आएगी। मैंने यही कहा कि जो उनकी 99 सीटें आई वो बार बार में संविधान की किताब पुस्तिका दिखा करके बार बार में आए। अगर ऐसी ही बात थी तो ये लोग आज तक क्यों चुप थे? 6 महीने हो गए, क्यों नहीं रोडों पर गए, क्यों नहीं संघर्ष किया, क्यों नहीं देश की जनता तक गए कि भाई ये संविधान में ये विसंगतियां लाने वाले हैं, ये पलटने वाले हैं, या ये पलट दिया है इतने महीनों के अंदर मोदी जी की सरकार ने। नहीं, वो तो आपका 400 पार की बात करी ना, तब संविधान बचाने की बात आई। वो तो 400 पार आपको जाने ही नहीं दिया, तो आपको मैंडेट से भी दूर रखा। वो तो ठीक है, गठबंधन में थे आप लोग, तो आप लोगों ने सरकार एनडीए की बना ली, लेकिन आप बीजेपी तो पूर्ण बहुमत से चूक ही गई ना। देखिए ये लोग हर देश की जनता को बरगलाने में कामयाब रहे। इस वजह से अब देश की जनता इनके जो चक्रव्यूह है उसको समझ गई है और इनके चक्रव्यूह को देश की जनता आप कह रहे हैं कि अब वो बरगलाने में नहीं आने वाले। ठीक है गर्ग साहब, दो प्रश्न उठे। एक प्रश्न उठा बार बार ये कि भाई आपसी जो गुटबाजी है, जो फूट है, भाई उससे कैसे बाहर निकलेंगे? आप कहते भले रहिए कि नहीं हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये है, ये सबको पता है और सब लोग बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। दूसरा जो बात अभी गुरमीत जी भी कह रहे थे कि भाई बिना संघर्ष किए कैसे आप लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, एक बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के सामने। ये बड़ा अच्छा बात कही गुरमीत जी ने, मैं इनके बात का समर्थन भी करता हूँ, मगर एक बात बताना भी चाहता हूँ। हरियाणा में चले जाओ, कहीं भी कोई सा मुद्दा आया हो, चाहे महंगाई का आया हो, चाहे बेरोजगारी का आया हो, चाहे किसानों का फसल का मामला आया हो, आज भी जो मामला उठा हुआ है सरसों परचेज का, गेहूं परचेज का, हम मामले के ऊपर हमेशा कांग्रेस सड़कों पे उतरी है, आंदोलन किया है। जहां पीछे महंगाई का मामला है, हमने पूरा आंदोलन ये जो 6 महीने में उसके बीच भी किया है। तो कहने मतलब ये है, जनता की समस्या के लिए लड़ना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। उस धर्म से और फर्ज से हम पहले कभी भी ना हटे, ना आगे हटेंगे।
हमारा काम है जनता की समस्याओं को उठाना, जनता की समस्याओं को हल करवाने के लिए संघर्ष करना, ये हमारा काम है। हम कर रहे हैं, करेंगे। मेरे साथी कहते हैं, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, आरएसएस अपना काम करे, भाई को भाई से लड़ाने का हमारा कोई खिलाफ मुहिमा नहीं। हमारी मुहिमा है सरकार के खिलाफ। जो सरकार जो है गलत कानून बनाकर, गलत नीति बनाकर जो जनता पे मतलब हमला कर रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, गरीबों का हक छीन रही है, हम उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी के संगठन के खिलाफ मुहिम। आपका संगठन है, आप अपना संगठन चलाए, उसका कौन रोक सकता है? इन लोग मेरे साथी बैठे विजेंद्र भाई जी, ये अपना संगठन चलाए, उनसे हमारे क्या नाराजगी है? कांग्रेस अपना संगठन चलाएगी और पार्टी अपना संगठन चलाएगी। संगठन चलाना अपना राइट है, मगर ये कहना उनके खिलाफ मुहिम चला रहे। साहब ने तो ये भी कहा कि वो ये कह रहे हैं कि अभी प्रदेश की जनता इसलिए भी ठगा महसूस कर रही कि भाई 37 सीटें आपको दी, लेकिन आप अपना एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं। तो भाई जनता को भी तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। जो अभी आज जितनी भी जनता आपके पक्ष में थी, उसके लिए तो ये सही संदेश नहीं है। आयु जी, मैं कहना नहीं चाहता, मेरा भाई साथी है, सीनियर प्रवक्ता इन लोग है, इससे नू पूछ लो भाई। राष्ट्रीय पार्टी कहते इन लोग, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय इनका अध्यक्ष है। हालात देख लिया होगा आपने, कोई है देश के किसी कोने में इनकी इकाई? हरियाणा में कोई सौदा है? सिर्फ बोलने के सिवाय और कहने के सिवाय, चैनल पर बोलने के सिवाय, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर के अंदर अपने हल्के से हार गया हो, आप उस पार्टी की बात करते हो? ये वो पार्टी सबको पता है। नहीं, लेकिन उनका प्रश्न तो जायज है। ठीक है, देखिए राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उनका प्रश्न तो बड़ा जायज है ना कि भाई 37 सीटें आपको दी गई हैं, वोटिंग परसेंटेज भी अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम नहीं आपको मिला वोट, लेकिन उसके बावजूद आप अपना एक नेता नहीं चुन पाए। उधर पूरी सरकार चल रही है, मंत्री है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपना एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, सीएलपी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये प्रश्न तो बड़ा वैलिड है। हमारे नेता नहीं घूम रहे क्या? हमारे नेता विधानसभा में नहीं बोल रहे क्या? एक सीएलपी नहीं बना, उसके अलावा विधानसभा में कौन सा ऐसा मुद्दा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं उठाया हो, रघुवीर कादियान जी ने नहीं उठाया हो, अशोक अरोड़ा ने नहीं उठाया हो, गीता बुक्कल ने उठाया हो, मैं किस किस का नाम लूं, बीबी बत्रा ने नहीं उठाया। सभी साथियों ने मतलब सरकार का जो मुद्दे थे सरकार ने जो रखे, उनको पूरा आईना दिखाने का काम आपके सामने किया, आपने दिखाया भी है। ऐसा नहीं आपने इंडिया न्यूज नहीं दिखाया, हर मुद्दे पर बहस हुई, आंकड़ों सहित कांग्रेस के नेताओं ने उन पर सारे सिस्टम दिखाया। भाई ये हरियाणा के अंदर आपके हालात है, जहां इन्होंने बजट की बात करी वो बताया भाई आज मुद्दे तो देखिए बेनीवाल जी 45 साल के अंदर जो हमारा 70,000 कर्जा था। गर्ग साहब देखिए, गर्ग साहब देखिए, मुद्दे तो हमेशा से ऐसा थोड़ी ना कि सीएलपी लीडर होता है तो आपके जिन माननीयों का आप नाम ले रहे हैं वो मुद्दे नहीं उठाते। सीएलपी पिछली बार भी थे, लेकिन तब भी पिछली बार भी हम लोग देख रहे थे आपके यही सारे विधायक मुद्दों को उठाते थे विधानसभा के अंदर। भाई लेकिन एक नेता का होना भी तो एक जरूरी है ना, क्योंकि भाई नेतृत्व तो एक आदमी एक शख्स करेगा और उसकी एक व्यवस्था है संवैधानिक तौर पर, वो आप नहीं चुन पा रहे, तो जनता को ये तो लग ही रहा होगा ना कि भाई ये एक नेता चुनने में इतना समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल किया आपने। सीएलपी नेता होना चाहिए, इसमें कोई दो, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, मगर क्या है कई बार देर हो जाती है। क्या है सिस्टम हमारा जो प्रोटोकॉल सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ के जो स्थानीय जो भी विधायक होते हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेज दिया, उनको अधिकार दे दिया। इस केंद्र ने फैसला लेना है भाई कौन सा सीएलपी नेता बनाना है, तो वो सीएलपी नेता बनेगा। इस सिस्टम क्या अटका हुआ है, मैंने कल भी बताया था आपको।